हे गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग सीखे थे वैद्युत आवेश के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन देखा था और इलेक्ट्रिक चार्ज का फार्मूला देखा था। फार्मूले पर आधारित कुछ एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स भी किए थे, प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स किए थे। आपको लेक्चर नंबर 1 का जो सीट है पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जाकर आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के कुछ गुण के बारे में, वैद्युत आवेश के प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, वैद्युत आवेश का संरक्षण या विद्युत आवेश पर वेग का प्रभाव। ये सभी चीजें आज के इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण, जहां से काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो गाइस, चलिए आज का यह लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ में बैठ जाइए, ईश्वर का नाम लेकर, माँ सरस्वती का नाम लेकर, स्मरण करके, उनकी वंदना कर आप सभी लोग बैठ जाइए। निश्चित रूप से क्लास आपको समझ में आएगी और क्लास के जिन पॉइंट्स को मैं कहूँगा कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जिन पॉइंट्स को आपको नोट करने के लिए कहूँगा आप लोग नोट करेंगे। हालांकि आपको मैं पीडीएफ नोट्स दूंगा, फिर भी अपने से लिखोगे तो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेंगी। तो गाइस, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश के प्रमुख गुण के बारे में। तो हेडिंग करिएगा वैद्युत आवेश के प्रमुख गुण। देखिए, वैद्युत आवेश के काफ़ी गुण होते हैं, लेकिन उसमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और यहाँ से काफ़ी सारी डिफिनीशन भी आपके कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो हेडिंग कर लीजिएगा वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, देखिए वैद्युत आवेश आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था वैद्युत आवेश का। वैद्युत आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है, पहले समझिए। Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne प्लस माइनस Ne। देखिए, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण का जो कंसेप्ट है उसमें यह बताया गया कि ये n का मान जो होता है, n का मान हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जिसे पूर्ण संख्या होगी, जिसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी n हो सकता है। कोई भी n आपका एक पूर्ण संख्या हो सकता है। n का मान या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर n का मान अगर आप लिखोगे 1/2 तो ये गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। तो विद्युत आवेश का क्वांटीकरण का कंसेप्ट क्या है, ये पहले आप सभी लोग समझिए, फिर मैं डिफिनीशन आपको लिखाऊंगा। वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण का मतलब यह होता है कि वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होते हैं, हमेशा एक निश्चित आवेश का पूर्ण गुणज होते हैं। जैसे आपको अगर 10 रुपये निकालने के लिए मैं कहूँ तो आप लोग क्या करोगे? या तो मुझे 1-1 रुपये का 10 सिक्का दे दोगे, या 2-2 रुपये का 5 सिक्का दे दोगे। क्या आप लोग 50 पैसे का सिक्का दोगे? अगर आपके पास होगा दे सकते हो, लेकिन वो मार्केट में लेके जाएंगे दुकानदार के पास में, नहीं चलेगा। तो वही यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर भी अगर हम 1/2 मतलब 50 पैसा, ये होता है 1.5 तो 0.5 अगर यहाँ पे लिखेंगे तो नहीं चलेगा। ये मार्केट में नहीं चलता है, मार्केट में चलता ही नहीं है। यहाँ पर आपका क्या चलता है? 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण का कंसेप्ट यही कहता है। कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है कि यहाँ पर जो वैद्युत आवेश Q इज इक्वल टू Ne होता है, इस Ne में इस n का मान हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। यहाँ पर हम लोग दशमलव में या भिन्नात्मक शब्द नहीं लिखेंगे। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें से कौन सा सही है, वहाँ पे कोई दशमलव में या भिन्नात्मक शब्द लिखा गया हो तो आप सीधे उसे गलत कर देना, वही आपका गलत होगा। यहाँ पर आपका प्लस हो सकता है, प्लस देखिए इस Q का मान जो है आपका +1e हो सकता है, -1e हो सकता है, +2e हो सकता है, -2e हो सकता है, +3e हो सकता है,
3 हो सकता है। लेकिन अगर कह दिया जाए इसका मान प्लस 0.5 ई लिखें तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगर इसका मान कह दिया जाए -3/4 ई लिखें तो ये गलत हो जाएगा, यानी ये भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, यह आपका दशमलव में नहीं हो सकता है, होगा तो पूर्ण संख्या। यही होता है आवेश का क्वांटीकरण का किस कंसेप्ट। तो इसे हम लोग लिखेंगे, क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे पहले। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर समझ में आ गया है। तो समझ में आ गया तो एक बार सभी लोग कमेंट करिए कि सर समझ में आ गया है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब यही होता है, आपको हमेशा पूर्ण वर्ग के पूर्ण संख्या के रूप में यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे, पॉइंट में नहीं लिखेंगे। तो आवेश का क्वांटीकरण का अगर डिफिनीशन बोर्ड एग्जाम में पूछ ले तो क्या लिखेंगे, आवेश हमेशा या सदैव एक निश्चित और न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। आवेश हमेशा या सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है इसे क्या कहते हैं, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। बात समझ में आई। आवेश जो होता है हमेशा एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होता है, एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होता है। जैसे यहां पर ई है, वह निश्चित मान ई है, इसी ई का पूर्ण गुणज होगा, ई का 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, लेकिन पूर्ण गुणज होगा, कभी भी अपूर्ण गुणज। अपूर्ण गुणज का मतलब दशमलव में या फिर भिन्न में नहीं होगा, ठीक है, दशमलव या फिर भिन्न में नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई। आवेश में जो ये n का मान होगा वह हमेशा पूर्ण गुणज होगा, ये कभी दशमलव में या फिर भिन्न में नहीं होगा। यही आवेश का क्वांटीकरण है। ठीक है, यही आवेश का क्वांटीकरण है। इसमें आप लिख सकते हैं n का मान जो है हमेशा, लिख लीजिए यहां पे नोट, n का मान कभी n का मान दशमलव या भिन्न में कभी नहीं हो सकता। n का मान दशमलव में या फिर भिन्न में कभी नहीं हो सकता। तो आवेश का क्वांटीकरण कंसेप्ट आपको समझ में आया। क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण कंसेप्ट? आवेश का क्वांटीकरण कंसेप्ट बस इतना सा होता है कि आवेश में जो ये सूत्र Q बराबर n होता है, यहाँ पर इस n का मान हमेशा पूर्ण संख्या होगा, कभी भी दशमलव में या फिर भिन्न में नहीं होगा। यानी जो ये n है ये कभी भी दशमलव में नहीं होगा। अगर दशमलव में आता है तो समझ लीजिए आपकी गलती है, गलत है। अगर दशमलव में आएगा, कहीं पर कोई भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वहां पर अगर दशमलव में आता है तो आप उसे काट कर दशमलव हटा देंगे और पूर्ण संख्या को ही लेंगे। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं इसी से संबंधित, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो पछतान मत होइए। यहाँ पे एकदम पूरी क्लासेज एकदम फ्री में चल रही है और चलेगी पूरे सिलेबस का। इसी तरह से पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, पीडीएफ भी दिया जाएगा। आज की इस क्लास का भी पीडीएफ आपको दिया जाएगा टेलीग्राम पर, जाकर ज्वाइन हो जाइए। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, इसको रब करते हैं, ठीक है। इसको रब करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा सभी लोग। वैसे मैं ये क्वेश्चन आपको सीट में दिया हूं, ठीक है, सीट का मतलब जो मैं पीडीएफ दिया हूं वहां पे दिया हूं। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन के रूप में आपके सामने है, ए है आपके पास +3/2e, बी है आपके पास -3e, सी है आपके पास +3 और डी है आपके पास ऑप्शन में +2e। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, इसमें से कौन सा संभव नहीं है। मैंने आपको बताया, आपको मैंने क्या बताया, आवेश Q = NE होता है। अब इस n का मान हमेशा पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, ये मैंने बताया। और इस n का मान नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, दशमलव में या फिर भिन्न नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, दशमलव में या फिर भिन्न नहीं हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां से आप देखिए, यहां पे क्या है, इस n का मान यहां पे -3 दिया है, यहां पे +2 दिया है, यहां पे 3 दिया है, यहां पे क्या दिया है 3/2। ये क्या है 3/2 एक भिन्नात्मक संख्या है, तो यही नहीं हो सकता और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया आवेश का क्वांटीकरण का कंसेप्ट, समझ में आया होगा। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन मुझे खुशी है, अगर आप लोग कर लिए होंगे तो बहुत ही बड़ी चीज आप लोग सीखे हो। इसी बात पर आप लोग लाइक कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया था, नीट में पूछा गया था, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। मुझे याद नहीं बोर्ड में किस सन में पूछा गया था, लेकिन नीट में पूछा गया था। कब? 2007 में। इस समय ये नीट जो होता था पीएमटी के नाम से होता था, तो उस समय पूछा गया था। सोचिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे मैं देखा था वहाँ पे, ठीक है। और यही क्वेश्चन मैं बताऊं आपके नेवी के एग्जाम में पूछा गया था 2018 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। मैं कहा था ना, हर टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद जो वहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे मैं सभी क्वेश्चन आपको कराते चलेंगे। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप लोग कर लोगे, आसानी से कर लोगे ना। यहाँ पे कभी भी आपको कहीं यह ऑप्शन चेंज कर सकता है, लेकिन इतना याद रखना, इस n का मान हमेशा हमेशा पूर्ण संख्या होगा, दशमलव या फिर भिन्न नहीं होगा। यही आप याद रखना, बस ये याद रखोगे तो सही कर लोगे। तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में है। क्वेश्चन क्या है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में, और ये बोर्ड में पूछा गया था। किसी वस्तु पर, आप लोग क्वेश्चन लिखिए, किसी वस्तु पर, हम भी लिख देते हैं, किसी वस्तु पर 5 × 10⁻⁻19 5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश, कूलाम आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे? आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने कूलाम, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे? ये प्रश्न है। यानी एक वस्तु है जिस पे को मुझे 5 × 10⁻19 कूलाम आवेश धनावेशित करना है, तो मुझे वहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे? आपको मैंने कल बताया था, कल एक कंसेप्ट बताया था, किसी भी आवेश वो या कोई भी वस्तु है, अगर उस पे उसको धनावेशित करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। वहीं पर अगर कोई वस्तु है, अगर उसे ऋणावेशित करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देते हैं, तब ऋणावेशित होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन मैं आपसे वर्बली पूछ रहा हूं, सभी से मैं कमेंट बॉक्स में जवाब चाहूंगा। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया था किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मुझे याद नहीं है इसलिए मैं वर्बली पूछ रहा हूँ। एक साबुन का बुलबुला है, उस पर ऋणावेशित चार्ज है, और दूसरा एक बुलबुला है उस पर धनावेशित चार्ज है। तो जरा बताइए किस बुलबुले की त्रिज्या अधिक होगी?
ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एक साबुन का बुलबुला है, उस पर धनावेशित चार्ज है, एक साबुन का बुलबुला है, उस पर ऋणावेशित चार्ज है। तो जरा बताइएगा किस बुलबुले की त्रिज्या अधिक होगी। जरा अगर दिमाग वहां तक पहुंच सकता है तो सोच कर बताइएगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी वस्तु पर इतने कूलाम आवेश से धनावेशित करना है, यानी Q का मान आपका दिया है क्या 5 × 10⁻⁹, ये Q का मान है। इतने कूलाम से इसे धनावेशित करना है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन देना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन देना होगा, ये आपसे पूछा गया। आपको मालूम है Q = क्या होता है, Ne होता है। अब यहाँ पर आपको N का मान पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन देना है, यहाँ पर N का मान पूछा है। आपको मालूम है इस E का मान कितना होता है, इस E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹, ये होता है E का मान, ठीक है, आपको ये मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर इस N का मान पूछा है, तो N = क्या हो जाएगा, Q/E, Q/E, ठीक है। अब यहाँ पर Q का मान कितना दिया है 5 × 10⁻⁹, और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹। अब ये 19 से 19 कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 50/19, ठीक है, सॉरी 50/16। अब देखिए 16 × 48, ये 3.1 आएगा। अब ये आंसर में 3.1 आ रहा है, तो जरा बताइए ये 3.1 आपका आंसर होगा, ये आंसर होगा। 3.1 इलेक्ट्रॉन आपको दोगे, नहीं दोगे, क्योंकि इस N का मान कभी भी दशमलव या फिर भिन्न नहीं होता है। मैं यही सिखा रहा हूं आपको। यहां पे दशमलव में आ गया तो क्या करोगे, परेशान नहीं होना, इस दशमलव को भूल जाना है, आंसर के रूप में लिखना है 3, यही सही आंसर है। आंसर के रूप में आपको लिखना है 3, यही ठीक जवाब है इसका। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊं, इस क्लास के जो PDF है, यानी इस क्लास का जो सीट है, सीट में मैं आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित 6 क्वेश्चन दिया हूं। कितने, 6 क्वेश्चन, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं। आप 6 के 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा ईमानदारी पूर्वक अटेम्प्ट कीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा, वैसे मैं सोल्यूशन भी वहाँ पे दिया हूँ, समझ में आएगा, आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। शनिवार के दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास में डाउट्स आपको बता दूंगा, ठीक है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी कंटेंट वगैरह मैं देने वाला हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से अभी ज्वाइन हो जाइए, जल्दी मैं एप्लीकेशन वगैरह बनवा रहा हूँ, तो एप्लीकेशन पे सभी लोग आ जाइएगा। वहाँ पे आपको सभी चीज़ें फ्री में मिलेंगी, सभी चीज़ें एकदम फ्री ऑफ कास्ट। आपको PDF के लिए टेंशन नहीं लेना होगा तब, ठीक है। सभी लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स का जो PDF है फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा। तो गाइस चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। इतना तो समझ में आया आप लोगों को ना, नोट कर लीजिए आप एक बार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये PDF में भी ये क्वेश्चंस दिया हूँ, ठीक है। अब ये तो आवेश का क्वांटीकरण का ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब हुआ N का मान कभी भी दशमलव और भिन्न नहीं हो सकता है, ये आपको सिखाना था और आप सीख चुके हैं, मुझे उम्मीद है। अब हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, आवेश का योज्यता। आवेश का योज्यता, प्रॉपर्टी नंबर 2, आवेश का योज्यता, ठीक है, आवेश का योज्यता ना। आप एक काम करिए, आप सभी लोग जरा एक नंबर लिखिए। नंबर लिखने का मतलब यह है कि पॉइंट लिखिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। जो PDF में दूंगा, PDF में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप देखना करना, क्वेश्चन नंबर 2 करना, क्वेश्चन नंबर 1 करना, क्वेश्चन नंबर 3 कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेना, आज हो जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएंगे आपसे, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लीजिएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो ही जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इतने क्वेश्चन आपको करने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। ये आप लोग लिख लीजिए अभी, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित हैं। थोड़ा सा होमवर्क है, कर लीजिएगा आप सभी लोग, करोगे तभी होगा। देखिए एक दिन के लेक्चर से आप लोग टॉप नहीं कर सकते हो, डेली क्लास में आना होगा। चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो उसे दोबारा पढ़ना होगा, समझना होगा, डाउट क्लास में पूछना होगा। मैं आपको डेली ये दे रहे हैं, या तो आप पैसे देकर नहीं कर सकते हो, डेली क्लास
पढ़कर ही कर सकते हो, ठीक है, ये आपको करना है। और नीचे अति लघुत्तरी प्रश्न है, 6 प्रश्न है आपके सामने, 6 के 6 प्रश्न आपको करना है, ठीक है। और फिर जो यहाँ पे इसके नीचे आपके न्यूमेरिकल प्रश्न है, तो न्यूमेरिकल प्रश्न पूरे करने हैं, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूट वाला आपको इस तरह से PDF के जरिए नहीं पढ़ा रहा होगा, ठीक है। मैं करा रहा हूँ तो आप लोग करिए ईमानदारी पूर्वक, आप देखिएगा आपका लेवल ही अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आवेश का योज्यता नियम हम आपको समझाते हैं। देखिए आवेश का योज्यता नियम क्या कहते हैं। देखिए मान लीजिए आपका कोई एक गेंदा है, एक गोला है इस तरह से, ठीक है, क्षेत्र है, यहाँ पर कई आवेश उपस्थित हैं। यहाँ पर क्या है, कई आवेश उपस्थित है, जैसे +q -q +q1 माइनस, मान लीजिए ये +q है, -3q है, +5q है, +6q है, इस तरह से, ठीक है, -9q है, +12q है। तो क्या होगा, आवेश की योज्यता नियम के अनुसार अगर इस गोले पर पूरा आवेश निकालना हो तो इस पूरे आवेश को जोड़ देते हैं, बस यही आवेश का योज्यता नियम है। आपको सेंटेंस सही समझ में आ रहा है ना। आवेश का योज्यता नियम क्या है, आवेश के योज्यता नियम के अनुसार इस गोले पर जो भी आवेश हैं उन सभी आवेश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। योज्यता का मतलब जोड़ना ही होता है ना, तो गोले पर जितने आवेश हैं सभी आवेश को जोड़ देंगे, तो यही कहा जाता है आवेश का योज्यता नियम। आइए अगर इस आवेश पर पूरा का पूरा आवेश निकालना हो, सॉरी इस गोले पर आवेश या पृष्ठ पर आवेश लिखेंगे, ये एक पृष्ठ है, पृष्ठ पर आवेश, पृष्ठ पर आवेश क्या हो जाएगा, आवेश क्या होगा, +q होगा, -3q होगा, यानी सब के सब जुड़ेंगे। देखिए इस तरह से +q -3q +5q +6q माइनस, यार ये तो हम हो ही नहीं पा रहा है, पूरा लिखना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं +q -3q +5q +6q -9q +12q, ये q है, ठीक है। अब इन्हीं ये आवेश इस गोले पर उपस्थित है, तो यहाँ पे कुल आवेश अगर निकालना हो, पृष्ठ पर कुल आवेश Q = इन सभी आवेशों को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसे जोड़ देंगे, 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 ये सभी आवेशों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इस पूरे पृष्ठ पर उपस्थित आवेश निकल जाएगा। बाकी आप लोग जानते हो ये माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, ये आप अगर जोड़ोगे q -3q हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये प्लस और इस प्लस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, +5q हो जाएगा। ये प्लस इस प्लस से गुणा होगा तो +6q हो जाएगा। ये माइनस इस प्लस से गुणा होगा तो -9q हो जाएगा। अब ये प्लस प्लस से गुणा होगा तो +12q ये हो जाएगा। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 12, अब इसे जोड़ घटाना करोगे, 12 6 18, 18 2 20 3 23, 23 1 24, 24 प्लस हो जाएगा -3 -9, 9 3 12, 12 माइनस, तो यहाँ पे q का मान क्या आ जाएगा, +12q ये मान आ जाएगा, यानी +12q इस पृष्ठ पर आवेश है। यानी कि आवेश को अगर कहीं पर भी आपको निकालना हो तो आवेश को जोड़ देते हैं। अगर माइनस है तो माइनस प्लस से गुणा होकर यहाँ पे जिस तरह से आपका माइनस हो गया उस तरह से माइनस हो जाएगा। किसी भी पृष्ठ पर अगर आपको 4 6 10 आवेश देकर अगर आपसे पूछ ले कि कुल आवेश ज्ञात कीजिए तो आप क्या करेंगे, आवेश को जोड़ देंगे। इसी को कहते हैं आवेश का योज्यता नियम। इसी को क्या कहते हैं, आवेश का योज्यता नियम। ठीक है, इसी को कहते हैं आवेश का योज्यता नियम। तो इसका डिफिनीशन एग्जाम में नहीं पूछता है, तो मैं डिफिनीशन वैसे PDF में मैं लिखा हूँ, आप जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप बस इतना समझिए किसी भी पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश को का योग होता है। इसका मतलब किसी भी पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का योग होता है। किसी पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का योग होता है। ठीक है, कुल आवेश का योग होता है। अगर आप PDF में देखेंगे तो PDF में एक क्वेश्चन मैं दिया हूं, क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्या आवेश की प्रकृति होती है। 4 ऑप्शन वहां पे है,
ये आवेश की प्रकृति होती है, ये क्वेश्चन है, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है, योगात्मक, वितरण प्रकृति होती है, क्रम विनिमय प्रकृति होती है, व व्यकलनात्मक प्रकृति होती है। तो यहाँ पर आवेश का योगात्मक प्रकृति होती है। ठीक है, एक ऑप्शन योगात्मक है तो योगात्मक प्रकृति होती है। आप नोट करके लिख लीजिए यहाँ पर, नोट, आवेश का योगात्मक प्रकृति होती है। आवेश का योगात्मक प्रकृति होती है। तो आवेश का कैसा प्रकृति होती है? योगात्मक प्रकृति होती है। ठीक है, यह आवेश का क्या है? योज्यता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसी आवेश की योज्यता के नियम पर आधारित है। आप जाकर पढ़ लीजिएगा, समझ में आएगा। 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं, आवेश का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? आवेशों का नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वैसे एक प्रॉपर्टी और है, आवेश का संरक्षण। ये प्रॉपर्टी में पीडीएफ में मैं दिया हूं, आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को। वैसे मैं समझा देता हूं। आवेश का संरक्षण, देखिए आवेश को नहीं, जिसे आप लोग पढ़े थे ना, संवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण नियम, उसी तरह से आवेश भी संरक्षित होता है। आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता, नहीं खत्म किया जा सकता, बस एक से दूसरे पर भेजा जा सकता है, यही किया जा सकता है। ठीक है, ये आवेश का संरक्षण नियम है। ये पूछता नहीं है तो मैं नहीं लिखाऊंगा इसे, पीडीएफ में है, जाकर पढ़ लीजिएगा सभी लोग, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आवेश का क्वांटीकरण, उसको मैंने समझा दिया। हाँ, ये सभी चीज़ें जानकारी में होना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जानकारी ले लीजिए। ठीक है, कहीं भी नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है, देखिए मेरा उद्देश्य है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई कराना, केवल और केवल एग्जाम क्वालिफाई कराना, इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, क्योंकि एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से मैं बताऊँगा। ये आवेश का संरक्षण से कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ठीक है, कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आवेशों पर वेग का प्रभाव। ये क्वेश्चन था, पूछ लिया था आपका एक बार एयरफोर्स ने। क्वेश्चन क्या है? अरे क्वेश्चन चेक करें, एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आवेश का गुण, आवेश पर वेग का प्रभाव। अब बात समझिए, सभी लोग ध्यानपूर्वक बात समझिए। देखिए सभी लोग ध्यानपूर्वक इस बात को समझिए। एक आवेश है जिसका मात्रा है 1 कूलाम, 2 कूलाम आवेश है। इस 2 कूलाम आवेश को हम पहले हाथ में रख के पैदल चल रहे हैं, अब फिर इसी 2 कूलाम आवेश को जेब में रखकर एक बाइक पे बैठ गए। बाइक का रफ्तार 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि बाइक पर बैठे, हवाई जहाज पे नहीं, 100 पे नहीं चलेंगे। ठीक है, बाइक का रफ्तार 40 से 45 ही चलना चाहिए। आप लोगों का हाथ में बाइक पड़ाते हो तो आप लोग उड़ा देते हो, मुझे मालूम है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी से खेलना नहीं चाहिए। ठीक है, बाइक का रफ्तार 40-45 पर हम लोग चलेंगे। फिर इसी 2 कूलाम आवेश को लेकर हम एरोप्लेन में बैठ गए। वहाँ पे 500-600 किलोमीटर जो पर हाउस के हिसाब से चल रहा है एरोप्लेन। तो क्या इस 2 कूलाम आवेश का मान, प्रश्न अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्या इस 2 कूलाम आवेश का मान चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा? जरा बताइए सोचकर, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, या कोई आइडिया नहीं है? एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सोचिए जरा। ये मैं नहीं, ये पूछा था आपका एयरफोर्स, इसी तरह से क्वेश्चन को पूछा था। क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यही था। ठीक है, तो इसका जवाब है कुछ नहीं चेंज होगा, यानी आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं होता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए यार इसी सेंटेंस को, आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं होता है। इस पॉइंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट पूछता है तो किसी को कोई आइडिया ही नहीं लगता है क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि जैसे द्रव्यमान आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे 11th में, कि द्रव्यमान पर अगर सूर्य के प्रकाश के वेग से संबंधित हम लोग चलें तो द्रव्यमान का वेग जो है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो घटता बढ़ता है, यानी द्रव्यमान जो है आपका वेग पर निर्भर करता है। आप लोग पढ़े होंगे ना ये क्वेश्चन, तो ये फार्मूला m नॉट इज इक्वल टू m अपान 1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर, ये तो आप लोग जानते होंगे ना। इस तरह से ये फार्मूला क्या बताता है,
अगर आप लोग वेग को बढ़ाओगे तो द्रव्यमान का मान घटेगा, वेग को बढ़ाओगे तो द्रव्यमान का मान घटेगा। अगर वहीं जगह अगर आप किसी भी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर कर दोगे तो द्रव्यमान का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। अगर उसी जगह आपसे पूछा जाए कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, एक बार आप हवाई जहाज में बैठोगे, एक बार अंतरिक्ष में जाओगे स्पेस सेंटर पे, तो द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप लोग कहोगे प्रभाव पड़ता है, द्रव्यमान का मान घटेगा। जैसे जैसे वेग बढ़ेगा उसे उसे द्रव्यमान का मान घटेगा, लेकिन चार्ज का मान में कोई डिफेक्ट नहीं होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था जो कि आप लोगों ने समझ लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग कुछ अन्य पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। सभी लोग PDF को डाउनलोड करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या टेलीग्राम पर ही पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम नंबर मेरा है 930 577 1375। ये टेलीग्राम नंबर है। इस टेलीग्राम नंबर पर आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, तो वहाँ पर व्हाट्सएप की तरफ भेजने का ऑप्शन दे देगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, कोई भी क्यूरी हो, कैरियर से रिलेटेड या कहीं से कोई भी लफड़ा हो, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम नंबर पर मैसेज कर सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कास्ट। आप मुझसे बातें भी कर सकते हो नाइट में 9 बजे के बाद, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को।